नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज का जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो होने वाला है बीएड सेकेंड ईयर। ठीक है, किसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं? तो बीए सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, वहाँ पे हमने 15 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर रखा है। ठीक है, और आज का जो दूसरा से पार्ट होने वाला है, इसमें भी हम आखिरी 15 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो पेपर नंबर 1 के लिए जो है आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो ये 2 वीडियो आप देख लीजिए। तो यहाँ से अगर आपके यूनिवर्सिटी में अत्लगोत्रीय प्रश्न पूछा जाता है तो समझ के चलिए यहाँ से बाहर एक भी नहीं जाना है। ठीक है, हो सकता है 1 आध 2 बाहर हो जाए, लेकिन कि ये मान के चलिए कि 90% 80 से 90% आपके यहीं से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है वो क्या होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विद्यालय समय सारणी किसे कहते हैं? ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है टाइम टेबल के बारे में कि आपका स्कूल कितने बजे लगता है, कौन से क्लास कितने बजे, ये सब कुछ पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, समय सारणी को स्कूल का क्या बोलते हैं? स्पार्क प्लग कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? स्पार्क प्लग कहा जाता है, जिससे स्कूल की समस्त गतिविधियाँ हरकत में आ जाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जैसे किसी भी जगह स्कूल है, कोई भी स्कूल है, तो वहाँ पे जो है क्या होता है, एक समय निर्धारित किया जाता है और उस समय में जो है पूरा स्कूल अपने गतिविधियाँ हरकत में आ जाती हैं। मतलब कि कैसे कितने बजे से क्लास लगनी, कितने बजे प्रार्थना करवाना, ये सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यह वह तालिका है जिससे स्कूल के सारे कार्यों का एक दृष्टि में पता चलता है। मतलब कह रहे हैं कि यह एक ऐसी तालिका है जिसको हम देखकर यह पता लगा सकते हैं कि अच्छा, टोटल काम यहाँ पे इतने होते हैं। ठीक है, बात करें मोहिउद्दीन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मोहिउद्दीन का विचार है, उन्होंने कहा है कि टाइम टेबल को स्कूल की दूसरी घड़ी कहा जाता है। मतलब कह रहे हैं, वो कहते हैं कि टाइम टेबल जो है वो स्कूल की दूसरी घड़ी के नाम से पुकारते हैं। वह उन घंटों को दर्शाता है जिनमें स्कूल का काम होता है। मतलब कह रहे हैं ये उन घंटों को बताता है वहाँ पे कि जिसमें जो है स्कूल के सारे कार्य होते हैं। ठीक है, स्कूल दिवस के प्रत्येक पीरियड में, प्रत्येक कक्षा में किस कमरे में क्या होना है और उस काम का इंचार्ज कौन सा अध्यापक होगा, यह सब टाइम टेबल दर्शाता है। मतलब कह रहे हैं कि जितने भी स्कूल में जितने भी काम होते हैं, एक स्कूल दिवस मतलब एक दिन में स्कूल के जितने भी कार्य होते हैं, कितने पीरियड्स होने वाले हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे कितनी कक्षाएं होने वाली हैं, प्रत्येक कक्षा के में कौन से आदमी जाएंगे, कौन से कक्षा में कौन सा टीचर जाएगा और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ये सारी गतिविधियाँ जो है आपको उस टाइम टेबल के अंतर्गत मिल जाती हैं। ठीक है, बात करें अगले आपके 17 नंबर प्रश्न की बारे में। 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त की शैक्षिक पर्यवेक्षण किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जानकारी आपको कुछ इस प्रकार से देनी होगी कि शैक्षिक पर्यवेक्षण एक जटिल कार्य है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? जटिल का मतलब होता है कठिन कार्य कह सकते हैं, जिसके द्वारा मानवीय एवं भौतिक तत्वों को ऐसे ढंग से संयोजा जाता है जिससे इस प्रकार की एकता एवं संबद्धता उत्पन्न हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह एक कठिन कार्य है जिसके द्वारा जो मानवीय होते हैं और भौतिक तत्व होते हैं, इनको ऐसे ढंग से संयोजा जाता है, ऐसे ढंग से रखा जाता है कि जिससे एक प्रकार की एकता, मतलब दोनों में जो है एक प्रकार की एकता और संबद्धता उत्पन्न हो सके, वो दोनों एक दूसरे से संबंध पैदा कर सकें। ठीक है, आगे बात करें, साथ ही वह शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं उन्नत बना सके। जिससे क्या कह रहे हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, मतलब जो सीखने की प्रक्रिया होती है, इसको सरल बना सके और अच्छा बना सके। ठीक है, बात करें, इसमें केवल शिक्षक, छात्र तथा शिक्षण कार्य की उन्नति के लिए ही कार्य नहीं किया जाता है, वरंतु कह रहे हैं, वरन यह उन कार्यकर्ताओं की उन्नति के लिए भी कार्य करता है। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे केवल यही नहीं देखा जाता कि शिक्षक, छात्र और शिक्षण कार्य कैसे होगा, या इसमें जो है कैसे हम इसको और विकसित कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि जो वहाँ के लोग कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी उन्नति के बारे में भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, उनकी उन्नति के लिए भी कार्य किया जाता है जो इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, जो वहाँ के टीचर हैं, बाबू हैं, चपरासी हैं, प्रिंसिपल हैं, इन सारे के सभी के बारे में वहाँ पे सोचा जाता है। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न, हमें लग रहा है कि थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं तो थोड़ा स्पीड धीमी करने का प्रयास करते हैं। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, समय सारणी का महत्व आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, जो टाइम टेबल होता है उसका हमें क्यों आवश्यकता होती है, उसकी क्यों ज़रूरत होती है, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। पहली जो इसका पहला महत्व है वो है कि समस्त कार्यों को सुगमता से पूरा करने में सहायक, मतलब कि किस कार्य के बाद कौन सा कार्य करना है, ये इसमें आपके लिए क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है, देखें लिखा है, समय सारणी का दूसरा लाभ यह होता है कि इसके माध्यम से छात्र नित्य
प्रत्येक विषय को थोड़ा-थोड़ा करके सुगमतापूर्वक पूर्ण कर लेता है। मतलब कह रहे हैं कि इसका जो दूसरा क्या बोलते हैं लाभ ये हमें दिखाई पड़ता है कि जो भी छात्र वहाँ पे पढ़ने जाता है, तो वो जैसे मान लीजिए 6 से 7 विषय उसको पढ़ने होते हैं, तो थोड़ा-थोड़ा सभी विषय को पढ़ता है और एक समय निर्धारित किया जाता है कि साल भर में या 6 महीने में वो पूरे विषय का जो सिलेबस होता है उसको वो आराम से आसानी से पढ़ पाता है। ठीक है? आगे बात करें, दूसरा जो महत्व इसका है वो है कि समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो पाता है। विद्यालय में किस अध्यापक को किस कक्षा में कितना समय पढ़ाना है तथा किस समय किस समय कौन सी क्रिया छात्रों को देनी है, यह सब समय सारणी में निर्धारित होता है, जिससे विद्यालय के समय का अधिक से अधिक उपयोग होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो समय का होता है हम अधिक से अधिक सदुपयोग कर पाते हैं, मतलब बेकार का समय नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा के एक क्लास आया बैठ गया, अब वो बैठा ही है 2 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए एक क्लास पढ़ा के आया, 40 मिनट 45 मिनट का जो क्लास था या 50 मिनट का जो भी क्लास था उसको पढ़ा के आया, अब वो दूसरी क्लास में जाएगा 10 मिनट के बाद आराम से करके, ठीक है। वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे पढ़ाएगा, फिर वहाँ पे भी समय निर्धारित है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे निकल के आएंगे। तो इस प्रकार से जो है जितने भी समय है उनका सही से उपयोग हो पाता है, ठीक है। तीसरा जो महत्व है मेरे प्यारे दोस्त वो यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक विषय का यथोचित महत्व होता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं जो प्रत्येक विषय वहाँ पे होते हैं सभी का जो है यथोचित महत्व हो पाता है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि विद्यालय में छात्रों को अनेक विषय पढ़ने हैं, ठीक है, जिनमें से कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके लिए अधिक समय चाहिए, जबकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कम समय में ही पूरे पढ़ाए जा सकते हैं। प्रधानाध्यापक इन सब विषयों को देखते हुए प्रत्येक के लिए यथोचित समय निर्धारित करता है, जिससे छात्र सभी विषयों को पढ़ सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे कोई भी बालक स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको एक विषय तो पढ़ना नहीं रहता, ठीक है, कई सारे विषय उसको पढ़ने रहते हैं और सभी विषय एक समान होते नहीं कि सब में अगर 40 मिनट पढ़ाएंगे तो सभी का उतना ही होगा। कोई विषय ऐसा होता है कि जिसको आप 20 मिनट में भी पढ़ा के ख़त्म कर सकते हैं, कोई विषय ऐसा होता है जिसमें आपको 40 मिनट भी लग सकते हैं। तो जो प्रधानाध्यापक होता है उसका यही कार्य होता है कि वो ये काम करे कि सब्जेक्ट के अनुसार उनका टाइम बांट दे, ठीक है, कि कितने समय तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो बालक अच्छे से उन विषयों को पढ़ पाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं जो यहाँ पे चौथा महत्व बताया गया वो बताया गया है कि अनुशासनात्मक, ठीक है, व्यवस्था में सहायक। मतलब आप वहाँ पे अनुशासन कैसे कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों में भी आपकी ये सहायता करता है। तो देखते हैं किस प्रकार से विद्यालय की समय सारणी का निर्माण इस ढंग से किया जाता है कि विद्यालय के समस्त छात्र हर समय किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहें। ऐसे होने से छात्र को इधर उधर घूमने का अवसर नहीं मिलता है तथा वे अनुशासन में रहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि समय सारणी का जो है एक उपयोग ये भी अच्छा होता है कि बच्चों का जो है समय वो निर्धारित कर दिया जाता है कि आप 40 मिनट इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम, फिर 40 मिनट में तुरंत अगले 40 मिनट में आप ये पढ़ेंगे। तो इससे जो होता है उनको समय नहीं मिल पाता बीच में कि वो इधर उधर घूम सकें, बेकार का काम कर सकें, ठीक है। तो जितनी देर वो स्कूल में रहते हैं वो किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं और इससे एक अनुशासन जो है स्कूल में बना रहता है, ठीक है। तो ये एक इसका अलग हो जाता है। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। आपके सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं ना? अगर क्लियर हो रहे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न की। तो 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि विद्यालय बजट क्या है, ठीक है। विद्यालय बजट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि मतलब जैसे हर साल विद्यालय बजट पेश होता है कि उसमें चौक चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, ठीक है, कुर्सी चाहिए, मेज़ चाहिए और भी सारे जो खर्चे होते हैं वो सारे वहाँ पे ये निर्धारित किए जाते हैं हर साल। तो देखते हैं इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षा की योजना बना लेने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उस पर होने वाली लागत का अनुमान होता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे आपने कोई शिक्षा की योजना बना ली है, अब उसके बाद जो आपका दूसरा इंपॉर्टेंट काम हो जाता है ये हो जाता है कि उसमें कितना खर्च लगेगा ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बात करें ग्लेड ग्लेडस्टोन महोदय ने आय व्यय, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आय व्यय की महत्ता को निम्न शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कुछ यहाँ पे अपने हिसाब से बताया है। वो कहते हैं कि आय व्यय का संबंध केवल गणित से नहीं है, ठीक है, या तो विविध रूपों में प्रत्येक व्यक्तियों एवं राज्यों से संबंधित है। वो बताते हैं कि जो आय व्यय का संबंध कुछ लोग हैं वो केवल गणित से ही लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो गणित से नहीं है, वो बहुत सारे कामों में लगता है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में लगता है, राज्यों में लगता है, ठीक है, बड़े-बड़े काम में, छोटे बड़े से लेकर के छोटे काम में आय व्यय का काम लगता ही रहता है, ठीक है। देखते हैं 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है कक्ष प्रबंधन क्या है, ठीक है। कक्ष प्रबंधन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि कक्ष प्रबंधन एक संगठनात्मक
कार्यप्रणाली है। कौन सी है मेरे प्यारे दोस्त? संगठनात्मक कार्यप्रणाली है, जिसमें विविध प्रकार के वातावरण में कार्य किए जाते हैं। मतलब कह रहे हैं बहुत सारे वातावरण वहाँ पे आ जाते हैं, उनमें कार्य किए जाते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप मन में कुछ विशेष मूल्य विकसित होते हैं। क्या कह रहे हैं? उनका परिणाम ये होता है कि हमारे जो मन होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के मूल्य विकसित होते हैं, जैसे मनुष्य के लिए आदर, ठीक है। उसमें हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ें होती हैं कि हर मनुष्य का हमें आदर करना चाहिए, व्यक्तिगत निष्ठा रखनी चाहिए, मतलब अपने आप में एक चीज़ रखना, ठान के रखना चाहिए कि हमें ये करना ही है। आत्मनिर्देशन होना चाहिए कि आपको ये पता हो कि आप ये गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। सामूहिक संयोजन इत्यादि सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? कक्षा कक्ष प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पर्यावरण शिक्षा का संप्रत्यय क्या? मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का संप्रत्यय क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार देखें तो वहाँ पे लिखा गया है कि पर्यावरण शिक्षा एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधों तथा मनुष्य समुदायों के अपने वातावरण के साथ अंतर संबंधों को क्या मेरे प्यारे दोस्त व्याख्यायित किया जाता है। पर्यावरण के साथ जीवधारियों का भी आदान प्रदान होता है। जो भी अंतः क्रिया होती है अथवा अंतर संबंध बनते हैं, उनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही पर्यावरण शिक्षा है। यहाँ पे जो चैम्बर्स डिक्शनरी है उसमें लिखा गया है कि पर्यावरण शिक्षा एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य समुदाय के अपने वातावरण के बारे में, मतलब जिस वातावरण में वो जी रहा है उसके बारे में, ठीक है। और उनमें अंतर संबंध को व्याख्यायित करते हैं कि उनमें दोनों में कितने संबंध पाए जाते हैं। पर्यावरण के साथ जीवधारियों का भी आदान प्रदान होता है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करें, जो भी अंतःक्रियाएँ होती हैं तथा अंतः संबंध बनते हैं, उनका हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त? वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। यही पर्यावरण शिक्षा कहलाती है आपकी, ठीक है। आई होप ये आपका पर्यावरण शिक्षा वाला भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो। चलिए देखते हैं, 22 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? ठीक है, आपने सुना होगा आपदा प्रबंधन मंत्री बनाए जाते हैं। हर राज्य का एक मंत्री होता है आपदा प्रबंधन मंत्री, ठीक है। तो उसमें देखते हैं, उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों अथवा मानवकृत, सभी में से एक बात उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ है, और यह है कि ये मनुष्य, पशु और संपत्ति को हानि पहुंचाती है। मतलब कह रहे हैं कि चाहे कोई आपदाएं प्रकृति के द्वारा आए, भूकंप हुआ, बाढ़ हुआ, ये सारी चीज़ें आएँ, या कोई मानव के द्वारा आए। मान लीजिए कहीं पे कोई सामान रखा था, तेल इकट्ठा रखा था, आग लग गई, कोई भी चीज़ होता है तो इसमें हमें चाहे जिस प्रकार की आपदा हो, उसमें एक चीज़ जो होती है वो कॉमन होती है। क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? कि इसमें जो है मनुष्य, पशु और संपत्ति, तीनों चीज़ों की हानि दोनों में होती हैं, ठीक है। आगे बात करें, हम इन आपदाओं की अ, हम इन आपदाओं की विकरालता को कम कर सकते हैं। मतलब कह रहे हैं जो ये आपदाओं की विकरालता है, मतलब जो बड़ा स्वरूप धरती जा रही है, इसको हम कम कर सकते हैं, पर इन्हें पूर्णतया रोक नहीं सकते हैं। अगर चाहें इन्हें पूर्ण रूप से रोक दें तो ये असंभव है, ठीक है। अतः किसी भी आपदा की भीषणता को कम करने और इससे प्रभावित मनुष्य, पशु और संपत्ति को बचाने के प्रयासों को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत में लाते हैं। मतलब कह रहे हैं कि मान लीजिए इनको रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन अगर आपको पता हो कि हर वर्ष जो है जुलाई से अगस्त महीने के बीच में यहाँ पे बाढ़ आती है, तो अब आपदा प्रबंधन का काम यही होता है कि वहाँ के जो पशु हैं, वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ की जो धन संपत्ति हैं, उनको वहाँ से हटा दिया जाए जब तक के लिए वहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है, जिससे उनकी रक्षा की जा सके। अब उनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। हमारा मुख्य लक्ष्य आपदा प्रबंधन में हानि को नियंत्रण करने में है, जिसके लिए सभी योजनाएं तैयार की जाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि हमारा जो वहाँ पे उद्देश्य होता है, आपदा प्रबंधन का जो उद्देश्य होता है, वो केवल यही होता है कि हानि पर नियंत्रण किया जा सके, ठीक है, जाकि हानि कम हो पाए, और उनके लिए कई सारी योजनाएं वहाँ पे तैयार की जाती हैं। अब देखते हैं हम 23 नंबर प्रश्न के बारे में। 23 नंबर प्रश्न आपका पूछ रहा है, पर्यावरण संरक्षण क्या है? क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि पर्यावरण संरक्षण क्या है? तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि संरक्षण एक ऐसा प्रयास है जिससे प्रकृति संसाधनों का विवेकपूर्ण शोषण, परिरक्षण तथा नवीनीकरण संभव है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपका संरक्षण एक ऐसा प्रयास है जिससे हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे, उनका विवेकपूर्ण शोषण
ठीक है, जो संसाधनों का जो विवेकपूर्ण शोषण होता है, उनका परिरक्षण होता है, उनका नवीनीकरण होता है, ये संभव हो सकता है, ठीक है, उनका ये संभव कर सकते हैं। आगे लिखा है संरक्षण का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि संसाधनों का उपयोग रोक दिया जाए। संरक्षण का मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है कि जो भी संसाधन है उनका उपयोग आप एकदम से रोक दें कि अब उनका उपयोग नहीं होगा, बल्कि उनका उचित एवं आवश्यक उपयोग ही संरक्षण है। मतलब कह रहे हैं कि बेकार का कहीं पे उपयोग ना किया जाए, जहाँ पे उनका काम हो वहीं पे ही उनका उपयोग किया जाए, ठीक है। आगे बात करें, इसके माध्यम से हम न केवल वर्तमान में उनका उपयोग कर सकते हैं, अपितु भविष्य में भी उनका उपयोग हेतु अस्वस्थ हो सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि इनका अगर आप संरक्षण करते हैं, बेकार की चीज़ों में प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप इनका उपयोग आगे चल कर के मतलब वर्तमान समय में तो कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में आप ये भी आशा लगा सकते हैं कि इसका हमें भविष्य में भी इससे हम काम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आप समझिए, अगर हम एक उदाहरण देना चाहें तो ये दे सकते हैं कि जैसे आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करें कि आप मोबाइल में पबजी डाउनलोड कर लें, फ्री फायर डाउनलोड कर लें, 2 चीज़ें डाउनलोड कर लें, अब पूरा दिन आप उसको बैठ के खेलते रहते हैं। अब इस आप जो है ये जो संसाधन है आपके सामने जो है, इसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप दुरुपयोग कर रहे हैं। अब आपको इसका संरक्षण करना होगा। अब आप इसका उपयोग अगर अच्छे से करें, केवल बात कर ले रहे हैं, अपना 2 से 3 घंटे 4 घंटे यूट्यूब पे बिता दिए, अपना वीडियो वगैरह देख लिए, ठीक है, और व्हाट्सएप वगैरह पे देख लिए, हिसाब से उपयोग करेंगे तो आप वर्तमान में भी उपयोग कर पाएंगे, और आगे चल कर के आप ये भी आशा कर सकते हैं कि हाँ, साल 2 साल हमारा फ़ोन आराम से चल जाएगा। लेकिन अगर आप पबजी पूरा का पूरा दिन खेलते रहते हैं, तो ना तो आप वर्तमान में उसका उपयोग कर पा रहे हैं, और ना ही आप भविष्य में कर पाएंगे, क्योंकि फ़ोन आपका हैंग कर जाएगा और आपसे उससे कोई भी लाभ उठा नहीं पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न की। तो 24 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका क्या है, आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि शिक्षक समूह तथा शिक्षण से जुड़े अन्य लोगों की स्वयं का पर्यावरण के बारे में यथेष्ट जानकारी रखना अब भी आवश्यक है। मतलब कह रहे हैं कि जितने शिक्षक समूह हैं, जितने लोग टीचर हैं, या जितने भी शिक्षण से संबंधित लोग हैं, जैसे कि बाबू हो गए, प्रधानाध्यापक हो गए, चपरासी हो गए, इन सभी लोगों को यह जानकारी रखनी चाहिए कि अपने पर्यावरण से संबंधित जानकारी वहाँ पे रखनी चाहिए कि हमारे विद्यालय का जो है ये माहौल या क्या बोलते हैं वातावरण दूषित ना होने पाए। शिक्षक के समय उन सभी स्थितियों का लाभ शिक्षक को उठाना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षक है उसके अपने समय में, प्यारे दोस्त, के समय में उन सभी स्थितियों का क्या करना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए, जहाँ पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण को जोड़ा जा सके। मतलब कह रहे हैं कि जहाँ पर क्या हो सके, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से क्या कर सके, पर्यावरण को आप जोड़ सकें, ठीक है। मतलब आप चाहे पेड़ पौधे बिठाएं या कुछ भी करें, वो आप अपने हिसाब से करते रहिए। शिक्षक की स्वयं की योग्यता पर्यावरण जैसे आवश्यक क्षेत्र की जानकारी को विद्यार्थी में समाहित कर देने की क्षमता और विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न कर सकने की कुशलता और निपुणता ही विद्यालय अथवा महाविद्यालय की प्रभावी भूमिका प्रतिपादित कर सकती है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षण के अंतर्गत जो है पर्यावरण के बारे में ज्ञान तो होना ही चाहिए, उसको अपने ज्ञान को जो है अपने छात्रों के अंदर भी उतारना चाहिए, और उनकी जो रुचि है वो पर्यावरण के प्रति बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तभी किसी विद्यालय या महाविद्यालय को आप प्रभावी बना सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें 25 नंबर प्रश्न की। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सतत विकास किसे कहते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि सतत विकास किसे कहते हैं। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि सतत विकास प्रौद्योगिकी और समाज द्वारा वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने की पर्यावरण की क्षमता पर लगाई गई सीमाओं की अवधारणा है। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, जो सतत विकास है वो क्या है, प्रौद्योगिकी और समाज द्वारा, जो प्रौद्योगिकी है और समाज के द्वारा वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं, मतलब जो आपकी वर्तमान की आवश्यकताएं हैं, जो आने वाली आपकी आने वाले समय में जो आवश्यकताएं होने वाली हैं, उनको पूरा करने की पर्यावरण की क्षमता पर लगाई गई सीमाओं की अवधारणा है। आप जो है पर्यावरण की क्षमता पर लगा सकते हैं कि क्या ये मेरी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है, और भविष्य में जो हमारी आवश्यकताएं होंगी क्या उनको भी पूरा कर पाएगा। अगर नहीं पूरा कर पा रहा है तो आप उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए, उसके क्या बोलते हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे बात करें, विकास की तीव्र गति और उपभोक्ता समाज को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संरक्षण को कार्य योजना बनाने की मांग की है। क्या की है मेरे पास दोस्त, मांग रखी। कह रहे हैं कि विकास की तीव्र गति और उपभोक्ता समाज को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूएसए
ने पर्यावरण संरक्षण को कार्य योजना बनाने की मांग रखी। उन्होंने क्या किया कि जो पर्यावरण संरक्षण है ये एक प्रकार की कार्य योजना होनी चाहिए। आगे बात करें ब्रुटलैंड, कौन मेरे प्यारे दोस्त, ब्रुंटलैंड प्रतिवेदन, क्या मेरे प्यारे दोस्त, ब्रुंटलैंड प्रतिवेदन के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जो भावी पीढ़ी को की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की योग्यता के साथ कोई समझौता किए बिना परिवर्तन पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब कह रहे हैं आपके जो ये ब्रुंटलैंड महोदय हैं ये बताते हैं, क्या बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कि जो सतत विकास है ये ऐसा विकास है जो हमारी भावी पीढ़ी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की योग्यता, मतलब उनकी जो आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति करने के लिए जो योग्यता के साथ कोई समझौता किए बिना, क्या मैं पहले उस समय हम कोई समझौता, उनकी योग्यता की कोई भी समझौता किए बिना परिवर्तन पीढ़ी की आवश्यकता अनुसार पूर्ति करता है। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि आप अपने जब आने वाली पीढ़ियों की चिंता करने लगते हैं, ठीक है, और उनके बारे में सोचने लगते हैं तो उनके कोई ना कोई व्यवस्था यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो जब आप उनके लिए कोई सतत व्यवस्था कर रहे हैं तो वो आने वाली अपनी पूरी पीढ़ी के लिए कोई व्यवस्था करेंगे, तो यही क्या कहलाता है, आपका सतत विकास कहलाता है। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है संतुलित आहार क्या है। ठीक है, तो वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणक तत्वों की आवश्यकता, नियामक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ति करता है, संतुलित आहार कहलाता है। मतलब कह रहे हैं वह आहार जो क्या करते हैं, हमारी शरीर को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन ऊर्जा को दिलाता है। हमारे शरीर के निर्माण तत्वों की जितनी आवश्यकता होती है, मतलब जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है उसको भी पूरा करता है। नियामक एवं सुरक्षात्मक, ठीक है, जिसे आप कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं, उनकी भी आवश्यकता को पूरी करता है। वही आपका क्या कहलाता है, जो इन सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है वही आपका संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, बात करें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार देखें तो वहाँ पे बताया गया है कि संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास कार्य तथा स्वस्थ संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो। ये तत्व उनमें मात्रा एवं गुण में संतुलित रूप से पाए जाते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। इनका कहना ये है कि आपकी जो शरीर वृद्धि कर रही है, विकास कर रही है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो कर रही है दोनों, तथा उसके स्वास्थ्य की संरक्षण, उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए वो सारे उसमें विद्यमान हो और उनकी मात्रा और उनके गुण भी संतुलित होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक से अगर आपको कोई थोड़ा लाभ हुआ तो आप उनको इकट्ठा करके इतना खिला दिए कि अब उनसे उनको नुकसान भी होने लगा। ठीक है, तो एक मात्रा में उन सारी चीज़ों को रखना चाहिए, वही आपका क्या कहलाता है, संतुलित भोजन, संतुलित आहार कहलाता है। 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, तो 27 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पोषण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि पोषण भोजन तथा पौष्टिक तत्व व उनमें उपस्थित पदार्थ, उनकी क्रिया व पारस्परिक क्रिया के विज्ञान को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, पोषण जो है वो भोजन तथा पौष्टिक तत्व, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो भोजन होता है तथा जो पौष्टिक तत्व होते हैं या उनमें उपस्थित पदार्थ जो होते हैं, उनकी क्रिया, जो उनके कार्य है, ठीक है, व पारस्परिक क्रिया, ठीक है, उनके जो आपस में दोनों के कार्य हैं के विज्ञान को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, पोषण कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक जीव भोजन करता है, उनको पचाकर अवशोषण करता है और शरीर द्वारा पौष्टिक तत्वों का उपयोग होता है। मतलब कह रहे हैं कि एक जीव होता है, वो क्या करता है, पहले भोजन करता है, फिर उसका शरीर जो है उसको पचाकर हमारे शरीर में घुमाने का प्रयास करता है, पूरे शरीर को पहुंचाने का, और तथा शरीर द्वारा पौष्टिक तत्वों का उपयोग होता है। जो हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाते हैं तो वो हमारी शरीर जो है उन पौष्टिक तत्वों का उपयोग करती है, यही आपका क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण स्तर वह अवस्था है जिसमें किसी मनुष्य के स्वास्थ्य पर शरीर द्वारा पौष्टिक तत्वों के उपयोग के प्रभाव का बोध होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो पोषण स्तर है या वह प्रकार की अवस्था है जिसमें क्या करता है, किसी मनुष्य के स्वास्थ्य पर, क्या मेरे प्यारे दोस्त, कोई मनुष्य है उसके स्वास्थ्य पर शरीर द्वारा पौष्टिक तत्वों के, शरीर द्वारा जो उसके पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं के उपयोग का प्रभाव का बोध होता है। मतलब जो उसके स्वास्थ्य है उस पे, स्वास्थ्य पे जो है प्रभाव में दिखाई पड़ता है उसके शरीर द्वारा जो पौष्टिक तत्व लिए जाते हैं। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, यहाँ पे पोषण कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें 28 नंबर प्रश्न की, तो 28 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि योग क्या है। ठीक है, योग क्या है, या फिर यही प्रश्न घुमा के पूछ सकता है, तो स्वास्थ्य एवं योगा आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा कि
पतंजल योग दर्शन के अनुसार योगा ठीक है, योगा के बारे में यहाँ पे बताया गया है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। यहाँ पे इसके मतलब बता रहे हैं कि महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की परिभाषा करते हुए कहा है कि चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम योगा है। जब आप अपने चित्त का मतलब होता है मन, जब आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं, वही क्या कहलाता है, योग कहलाता है या फिर योगा कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें, विष्णु पुराण के अनुसार देखें तो वहाँ पे बताया गया है, योगा संयोग इत्युक्तः जीव जीवात्म जीवात्म परमा परमात्मने। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया, क्या बताया गया है, योगा संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मने। ठीक है, ये बताया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन ही क्या कहलाता है, योग कहलाता है। वह जीव शक्ति का परम शक्ति के साथ एकाकार है। मतलब कह रहे हैं जो आपका जीव है, जीव शक्ति है, ये परम शक्ति जो हमारे ऊपर काबू करती है, उन दोनों का जब मिलाप हो जाता है वही आपका क्या कहलाता है, योग कहलाता है। ठीक है, आगे बात करें 29वां नंबर प्रश्न। तो 29वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त कुछ आपसे इस प्रकार से पूछ रहा है कि मलेरिया रोग क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जवाब आपको कुछ इस प्रकार से देना होगा मेरे प्यारे दोस्त, कि मलेरिया रोग एक पारस्परिक जीवाणु के द्वारा फैलता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक पारस्परिक जीवाणु के द्वारा फैलता है। यह जीवाणु प्रोटोजोआ जाति का एक कोषीय जीव है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, प्रोटोजोआ जाति का क्या है, एक कोषीय जीव है। इस रोगाणु में क्या मेरे प्यारे दोस्त, इस रोगाणु में प्लाज्मोडियम, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्लाज्मोडियम कहते हैं। इस जीवाणु को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसकी कुछ अवस्थाएं मानव शरीर में तथा कुछ मच्छर शरीर में पूर्णतया को प्राप्त करती हैं। मतलब कह रहे हैं कुछ जो अवस्थाएं होती हैं वो मानव के शरीर में पाई जाती हैं और कुछ मच्छर के शरीर में पाई जाती हैं। जब ये दोनों एक साथ हो जाती हैं तो ये पूर्ण रूप अपना धारण कर लेती हैं। यह जीवाणु शीघ्रता से संख्या में वृद्धि करता है। मतलब कह रहे हैं यह जीवाणु क्या होता है, बहुत स्पीड में बढ़ता है। मानव शरीर में इस जीवाणु को पहुँचाने वाला मच्छर जो है एनोफिलीज, क्या मेरे भाई दोस्त, एनोफिलीज कहलाता है। जो मच्छर मानव के शरीर में इस रोग को पहुंचाता है उसका नाम जो है एनोफिलीज है। जब इस जाति की मादा मच्छर मलेरिया के रोगी को काटती है तो उसके रक्त के साथ मलेरिया की उत्पत्ति करने वाले पारस्परिक जीवाणुओं को भी चूस लेती है। ठीक है, इसके बाद वही मादा मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो पार्श्वी उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई आदमी है जो मलेरिया का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, रोगी है। अब उसको कोई मादा मच्छर आया, उसने काटा। ठीक है, अब वो काटी तो काटने के साथ वो क्या करती है, उसको चूसती है। फिर उसको चूसा तो अब उसके अंदर भी मलेरिया के कुछ वो आ गए, गुण आ गए, लक्षण आ गए। ठीक है, पार्श्वी जीवाणु जो है उस मच्छर के अंदर भी आ गए। अब जो वो जीवाणु आ गए, वो क्या किया कि उसको उड़ के लेकर के जाके एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर बैठा और वहाँ पे काट दिया। अब वो रोग उस व्यक्ति के अंदर भी क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्त, फैल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे बात की जा रही है। बात करें अगला और आखिरी प्रश्न जो है आपका 30 नंबर पूछ रहा है, टाइफाइड क्या है, इसके लक्षण बताने हैं आपको। तो व्यक्ति के शरीर में बैक्टीरिया सक्रिय होते ही रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मतलब कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति है अगर उसके शरीर में बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं तो रोग के लक्षण ऑटोमेटिक दिखाई देने लगते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ही व्यक्ति के सिर में तेज दर्द होता है। जैसे ही प्रारंभिक अवस्था होती है तो मनुष्य के शरीर में क्या होने लगता है, तेज दर्द होने लगता है तथा व्यक्ति बहुत अधिक बेचैनी अनुभव करने लगता है। मतलब उसके क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त, बेचैनी बहुत अधिक होने लगती है। सिर दर्द के उपरांत शीघ्र ही रोगी के शरीर का ताप तेजी से बढ़ने लगता है। और क्या होता है, जैसे ही सिर दर्द होता है उसके कुछ देर बाद उसके शरीर का जो है तापमान वो बढ़ने लगता है। टाइफाइड में कुछ रोगियों के शरीर पर छोटे छोटे सफ़ेद रंग की मोती जैसे दाने भी निकल आते हैं। तो कुछ लोगों के अंदर ये भी हो जाता है कि जैसे ही ये तापमान बढ़ता है वैसे उसी के साथ साथ क्या होता है कि छोटे छोटे दाने सफ़ेद कलर के उसके शरीर में पड़ने लगते हैं। इसीलिए इस रोग को मोतीझार, क्या मेरे प्यारे दोस्त, मोतीझार भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, मोतीझरा भी कहते हैं। टाइफाइड के इन बाहरी लक्षणों के अतिरिक्त कुछ आंतरिक लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। मतलब कह रहे हैं ये तो आपके बाहरी लक्षण होंगे जिनको आप बाहर से जान सकते हैं, लेकिन कुछ आंतरिक लक्षण भी होते हैं। इस रोग का प्रभाव आंतों पर
पर भी पड़ता है। मतलब कह रहे हैं ये रोग जो है आंतों पर भी आपके प्रभाव डालता है। इससे आंतों में सूजन तथा घाव हो सकता है। कह रहे हैं कि अगर ये ज़्यादा देर तक रहा तो आपके आंत में सूजन तथा घाव भी इस रोग के कारण हो जाता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।